हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को पता ही हुआ कि आपका एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक आ चुका है। आपके अंदर हलचल मच गई होगी कि मेरा एग्ज़ाम आ चुका है, कैसे पढ़ाई करें कैसे पढ़ाई ना करें। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, बिना टेंशन लिए बगैर आपको इस वीडियो को देखना है पूरा। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख लोगे ना तो एसएसटी का पूरा टेंशन आप लोगों का खत्म हो जाएगा। एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान का पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम बर्बाद किए, और एक एक प्रश्नों को हम लोग अच्छे से देखेंगे और बारीकी से समझेंगे। सब लोग समझना, क्योंकि ये 2023 एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब लोग वीडियो को लाइक कर देना बच्चा लोग, और जो लोग पहली बार आए होंगे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, देखिए आपका ये पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। यानी कि एशिया और यूरोप के बीच कौन से प्राचीन स्थल मार्ग का व्यापार होता था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो सबको पता है कि रेशम मार्ग। ठीक है, सबको नहीं पता है, बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मैं इसका आंसर बता देता हूँ, रेशम मार्ग। आप लोग भूलिएगा मत, यही सब क्वेश्चन बारीकी वाला एग्जाम में पूछता है, और वही बारीकी वाला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको कई बार बोला कि आप लोग इस समय अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया। चौरा चौरी बाघ हत्या कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने चौरा चौरी बाघ हत्या कांड के बाद भंग कर दिया था, यानी कि बंद कर दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब? तो 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 4 नंबर। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आंसर क्या होगा, 9 या 10? चलिए वेरी गुड, आंसर आप लोग क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, सब लोग याद रखना, वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आंसर क्या होगा, हाँ। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है जी, सूचना का अधिकार कानून, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? देखिए सूचना का अधिकार कानून संबंधित 2005 ईस्वी में पारित हुआ था, यानी 2005 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था जनतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन? यह कथन किसका है? तो अमेरिकी विद्वान अब्राहम लिंकन जी का है। यह अमेरिका का राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, जो अपने बलबूते पर वहाँ के राष्ट्रपति बने थे। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, जो अपने बलबूते पर वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। भीमराव अम्बेडकर जी, जो अपने बलबूते पर अध्यक्ष बने थे। ठीक है, सभा का अध्यक्ष बने थे। ठीक है, जो चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधित से न प्राप्त हुआ है? ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर जी। आपको पता है ना, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। मृत्यु शायद 1956 के आसपास हुआ था, 1956 में ही हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से न प्राप्त हुआ है? संशोधन से प्राप्त हुआ, यहाँ पर ना होगा, यहाँ पर ना लिख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए 7 का आंसर हम लोग टिक लगाएंगे, और डी नंबर पर 75वां। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? भारत में लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा भी बाधा है, गरीबी बेरोजगारी भी बाधा है, यानी कि आंसर हम टिक लगाएंगे डी नंबर पर। अगर आपके भारत में अशिक्षा गरीबी बेरोजगारी दूर हो जाए तो लोकतंत्र में कोई बाधा नहीं। लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ, समय पर चुनाव होना, नियमित ढंग से चुनाव होना। लेकिन क्या होता है ना, कुछ मतलब कि अशिक्षित लोग, अशिक्षित का मतलब क्या हुआ, पढ़े लिखे नहीं है
और जैसे आगे वाला बंदा कहेगा वैसे कहेंगे, लेकिन ये थोड़ी ना है। आपका फुल अधिकार है अपने मन से कार्य करने का, ठीक है। इसका मतलब वही हुआ, अगर आपको मतलब कि चुनाव के समय में यह सारा मतलब कि ये देखने को मिलता है, गरीबी के लिए पैसा दे दिया जाता है और शिक्षा के लिए कुछ बातें बोल दिया जाता है, बेरोजगारी के लिए बेरोजगार का दिखावा देकर वोट ले लिया जाता है। ये सब आपको वहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो रस से राजगीर आ रहा है तो आप लोग राजगीर पर टिक लगा देना। रज्जू मार्ग राजगीर में स्थित है, सब लोग देख लेना, ठीक है। रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो याद रखना, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में हुआ था ना। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो मध्य युग में हुआ था, आप लोग याद रखना। 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, किससे संबंधित है? किस बांध से संबंधित है? तो 11 का करेक्ट आंसर होगा भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित है, आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन है? तो उत्तराखंड का नाम सुने होंगे, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, नहीं देहरादून नहीं, आपका क्या होगा, उत्तराखंड होगा, ठीक है। क्या होगा, उत्तराखंड आपका आंसर सही होगा, ठीक है। उत्तराखंड में ना ज़्यादा भूस्खलन देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए 12 का आंसर क्या मिलेगा हमको, ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है 13 नंबर प्रश्न का आ रहा है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, ठीक है। यानी कि बिहार का कौन सा भाग है जो सबसे सूखा से प्रभावित रहता है? तो आपका दक्षिण बिहार हो जाएगा, दक्षिण बिहार सबसे ज़्यादा सूखा से प्रभावित रहता है, ठीक है। 13 का आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। किसकी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, ये आपका आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 ईस्वी के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 15 का करेक्ट आंसर होगा संवैधानिक राजतंत्र, आंसर होगा बी नंबर संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है। अब देखिए रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो सबको पता बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। 16 का आंसर तो सी नंबर होगा लेनिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? तो हम बोलते हैं बिहार। बिहार एक पिछड़ा राज्य है, ठीक है। जबकि अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा जीविकोपार्जन, आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है जी, भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? यानी कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो 20 का करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? 21 नंबर क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो आंसर होगा भूमि विकास बैंक, बी नंबर, ठीक है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 22 का 15 मार्च को। 15 मार्च को हम लोग उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। बहुत लोग गहन खेती, वनोन्मूलन, अति पशुचारण पर टिक लगा देते हैं क्योंकि कुंजिका में वनोन्मूलन दिया है, लेकिन वनोन्मूलन पर आप लोग टिक मत लगाना, अधिक सिंचाई पर आप लोग टिक लगाना। डी नंबर में जो दिया ना अधिक सिंचाई, आप लोग इसी पर करेक्ट आंसर टिक लगा देना, ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोनापी कृषि प्रचलित है? सोनापी कृषि प्रचलित है तो सोनापी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में प्रचलित, आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में
प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जहाँ तक मैं बता दूं, बिहार में जो है ना जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आयुर्वेद का जनक किसी को भी नहीं कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जो भी स्टूडेंट नए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप चेक करिए, वहाँ पर आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट नए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 26 का, बता दीजिए। पतंजलि, चरक, सुश्रुत या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का फैलाव है? यानी कि सिर्फ और सिर्फ बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो आंसर होगा 7%, डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन है? बॉक्साइट तो आपका हो जाएगा एल्युमिनियम का, मैग्नेटाइट बेटा, मैग्नेटाइट लौह खनिज का एक उदाहरण है, मैग्नेटाइट या फिर हेमाटाइट, ये दोनों होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे घटिया कोयला कौन है? 29 नंबर। तो सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है पीट कोयला को हम लोग सबसे घटिया किस्म के कोयले मानते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन रोपण फसल है? निम्न में कौन रोपण फसल, जैसे कि रबड़, धान, गन्ना, चाय, इनमें से कौन रोपण फसल है? रोपण फसल समझते हैं ना, चाय क्या है? रोपण फसल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल धान, पोडी, यानी कि क्या होता है? चावल। आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से ये एक है। ठीक है, इसको सबसे पहले भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल मानते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो देखिए बिहार में जो है ना वो 60% कृषि क्षेत्र है। ठीक है, 60% जो है ना कृषि मतलब क्षेत्र है, खेती करने वाला एरिया है 60%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? संचार सेवाओं का अंग निम्नलिखित में कौन है? इनमें सभी हो जाएगा समाचार पत्र, टेलीविज़न, टेलीफोन, यानी कि आंसर होगा डी नंबर। ये सभी संचार सेवाओं का एक अंग है। संचार सेवाओं का क्या है? एक प्रकार का अंग है। ठीक है, अब देखिए जी अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर आपका प्रश्न का आ रहा है ना कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है, तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। ठीक है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो मैं आपको बता दूं, वैश्वीकरण का मुख्य अर्थ होता है विश्व अर्थव्यवस्था, यानी कि विश्व अर्थव्यवस्था। जब विश्व की अर्थव्यवस्था है, हमारी अर्थव्यवस्था का समन्वय किया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आया है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को हरित क्रांति मतलब अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो हरित क्रांति प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? आरबीआई के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार है तो बिहार एक कृषि प्रधान है। ठीक है, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग कृषि पर ही आधारित होते हैं बिहार के। ठीक है, अगला क्वेश्चन 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? हमारे रहन सहन के स्तर को कौन प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय जो है ना वो हमारे रहन सहन को मतलब कि प्रभावित करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ दिया कितना हल्का कि बिहार में कितने ज़िले हैं? तो आप सभी तो बता सकते हैं कि बिहार में कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। बिहार में कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म कहाँ पर हुआ था? उनके गांव का क्या नाम था? सब लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस गांव में हुआ था? जो भारत के
प्रेसिडेंट मिनिस्टर रह चुके हैं, यानी कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है। हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन उनका जन्म किस गांव में हुआ था, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ये भी नॉलेज आप लोगों के लिए ज़रूरी है। एक बार एग्जाम में पूछ दिया था कि मतलब कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था, एग्जाम में 2022 में ही शायद पूछा था, ठीक है। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो बांग्लादेश 1971 या फिर 72, चलिए वेरी गुड। बांग्लादेश 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था, यानी कि आज़ाद हुआ था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, राजस्थान राज्य में शुरुआत हुई थी, राजस्थान, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो 44 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़, जो 2 राज्यों की राजधानी है, चंडीगढ़, यानी कि पंजाब और हरियाणा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है, देखिए संघ सरकार का उदाहरण होता है अमेरिका, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई बैंक ही है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कृषि उत्पादों के मानवीयकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, तो हॉलमार्क, ठीक है, कृषि के लिए, ठीक है। तो देखिए 47 का आंसर क्या होगा, 47 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाँ देखिए 47 का आंसर होगा एक मार्क। ये मतलब किसके लिए कह रहा है, कि कृषि उत्पादनों के लिए कह रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा एक मार्क। बहुत लोग हाल मार्क पर टिक लगाएंगे, लेकिन ये नंबर गलती हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, तो प्राथमिक क्षेत्रों को हम लोग कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं, सबको पता है, कई बार बता भी चुके हैं कि प्राथमिक क्षेत्रों को हम लोग कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो फाइनली आपको मैं 1 से लेकर 48 तक प्रश्न बताइए, आपका एक सेट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा इसके बाद वाला जो और दो चार क्वेश्चन है, 2-4 नहीं बल्कि 20-25 और क्वेश्चन है, उसको भी मैं अगले वाले वीडियो में करके बता दूंगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा यार, कुछ भी मिल रहा है इस समय उसको अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो, यही सब आपको एग्जाम में काम आएगा। समय नहीं है, मैं आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, ना ही ज़्यादा समय आपका ले रहा हूँ। बस मैं कहता हूँ कि आधा घंटा 1 घंटा कभी मेरे साथ मतलब कि बिता लीजिए, कुछ अच्छा बन जाएगा आपका मतलब कि रिजल्ट, ठीक है। तो अच्छे से अभी पढ़ाई करिए, जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ पर ट्यूशन कोचिंग में अच्छे से पढ़ाई करिए, होमवर्क कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए, याद करिए और अपने माइंड को डेवलप करिए और सोचिए कि मेरा और अपना एक टारगेट बना लीजिए एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, और उसी टारगेट के तहत एग्ज़ाम की तैयारी करिए। पढ़ते समय मोबाइल कभी भी पास मत रखना, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, हद से ज़्यादा परेशानी होगी। 1 मिनट पढ़ाई करेंगे, 5 मिनट मोबाइल को ओपन करेंगे, ये मेरा चैलेंज है। इसलिए आप अपने पास में मोबाइल न रख कर पढ़ाई करिए, ठीक है। यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है। धन्यवाद जी।